हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एडजेक्टिव, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। और जो लोग नए हैं देख लो, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो इस पर सर्च करना त्रिगीतम। त्रिगीतम सर्च करोगे, दो ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब, दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पर डेली बेसिस पे दिए जाते हैं क्विजेस। अब ज़रा बात करते हैं इस पर्सनल गाइडेंस का। जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे और हाय हेलो और अपने पर्सनल समस्याओं को लेकर के नहीं आना है। सबसे पहली बात कि वहाँ पर जाना है और पर्सनल गाइडेंस टाइप करना है। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस आप जैसे बता दोगे मैं समझ जाऊँगा, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूँगा उसमें। और इसमें होता यह है कि पहले आपको टास्क दिए जाते हैं और उसी टास्क के बेसिस पर आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़े बहुत पे भी करने होते हैं आपको, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और इसके लिए कुछ खर्चे भी आते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 39। कॉन्सेप्ट नंबर 39। ठीक है, और आज हम लोग मुख्य रूप से दो ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इससे, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। इसमें कन्फ्यूजन भी होता है काफ़ी लोगों को, तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करूँगा इसमें और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊँगा आपको, ठीक है, उसके बाद वापस हम लोग इस क्वेश्चंस पे आएंगे। फ़िलहाल तो अभी यही देखने जा रहे हैं ताकि आप ट्राई कर पाओ। इसको ट्राई करते वक्त आप देखोगे कि क्या आपको आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले आप इसको ट्राई करो, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर से क्या करेंगे, हम लोग वापस इसी क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पर बोला है फ्रॉम डे, फिर है फिल इन द ब्लैंक का। देखो सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, क्या है यहाँ पर? फ्रॉम डे 3 होगा या फिर फ्रॉम डे 3 होगा, क्या होगा ये आपको यहाँ पर फिल करना है और बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक इसमें करना है। यहाँ पर दिया हुआ है गरिमा स्टडीज़ इन द सेमेस्टर 5, 5th सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर्स, 5th सेमेस्टर्स, 5 सेमेस्टर। क्या लिखेंगे ये आप मुझे बताओगे यहाँ पर। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला है माई फ्रेंड लीव्स एट रोहिणी सेक्टर, किसमें? 5th और 5। क्या भरेंगे ये आप सोच करके मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, पहले ट्राई करो, आप खुद का दिमाग दौड़ाओ, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 4th नंबर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है आपका। स्वामी विवेकानंदा स्टोरी इज गिवन ऑन द पेज 3rd और फिर 3 पेज और फिर पेज 3, क्या होगा ये आप मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स और फिर 5th आवर्स, क्या होगा ये आप ऑलरेडी जानते हो। इसमें से बहुत सारे का क्वेश्चन आंसर्स आप खुद भी जानते हो, पहले से यूज़ भी करते आए हो। ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं वो मैं बताऊंगा, और आप क्या कंफ्यूज करते हो वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप जो भी डे बाय डे लाइफ में यूज़ करते हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो इस तरीके के सेंटेंस को, तो होता क्या है कि आप चिर परिचित तो होते हो, लेकिन उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ये आप नहीं समझ पाते। दूसरी बात ये भी होती है कि आप किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बार बार सेंटेंस को देखते आए हैं, लेकिन हो सकता है उससे कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ और सारे कॉन्सेप्ट हों तो आप उसे ना जानते हो, तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर डील करूँगा। ठीक, अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखो 6th नंबर क्वेश्चन है। शी गॉट स्टक इन द लिफ्ट ऑन द 6th फ्लोर और फिर 6th फ्लोर, क्या होगा ये आप मुझे बताओ। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या एरर है ये आप मुझे इसमें बताओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, क्या है ये आप मुझे बताओगे, इसमें क्या एरर है, कौन से पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द 2 लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबिली प्रिंटेड, अब इसमें क्या एरर है ये भी आप मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10 है। इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज 5th, इसमें क्या एरर है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, अब ज़रा इसके कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस थे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 39 है।
ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव के ऊपर। एक होता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, एक होता है इनडेफिनिट। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को देखने जा रहे हैं। इनडेफिनिट वाले वैसे भी बहुत इजी लेवल के होते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो उस सब चीज़ों को। जैसे क्या होता है, मान लिया जाए सेवरल लिखते हैं, ठीक है, सेवरल, तो ये आपका इनडेफिनिट है। और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं कि इसके बाद क्या होना है, जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। देख लो क्या है, यहाँ पर 3 न्यूमरल एडजेक्टिव को देखने जा रहे हैं। अब वो होते क्या हैं, तो फर्स्ट को बोला जाता है ऑर्डिनल, ठीक है, सेकंड जो है आपका वो होता है कार्डिनल, और थर्ड जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब जरा देखो, ये 3 तरह के क्या होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। कौन किसका क्या मीनिंग होता है, कैसे याद रख पाओगे, ये भी बताऊंगा आपको। देखते जाओ पहले एक एक करके। फर्स्ट में लिखा हूँ यहाँ पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो किसी नंबर को बता रहे होते हैं, इसी को कहा जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और कार्डिनल भी आपको नंबर ही बताता है, और मल्टीप्लिकेटिव भी आपको क्या बताता है, नंबर को ही बताता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना, यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि याद कैसे करेंगे। पहले ये समझो, ऑर्डिनल समझ गए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल है 1 2 3, ये सारे वर्ड्स जितने होते हैं 1 2 3 4 5 है ना, नंबर वाले, इसको बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव, जो मल्टीप्लाई उसमें छुपा होता है ना, मल्टीप्लिकेशन छुपा होता है। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उसको सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। अब आप कॉन्सेप्ट में पहले क्या पढ़ रखे होगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप पढ़े होगे कि ऑर्डर जो होता है इन तीनों का, तो सबसे पहली बात कि अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों ही वर्ड दिख जाए आपको, कौन कौन से, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो सबसे पहली बात हम लोग ऑर्डिनल को रखते हैं, ये पढ़े होगे, फिर कार्डिनल को, फिर मल्टीप्लिकेटिव को, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे याद रख पाओगे। सबसे पहली बात देखो, कार्डिनल, कार्डिनल में कार्ड छुपा हुआ है ना, कार्ड खेलते हो आप लोग, कार्ड जिसमें इक्का होता है, और 2 3 सब, ये सब सारे नंबर क्या होते हैं उसमें मेंशन होते हैं। तो आप गौर करना, कार्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नहीं लिखा रहता, उसमें क्या लिखा रहता है, पत्तियों में, उन पत्तियों में लिखा रहता है 1 2 3 ऐसे करके लिखा रहता है ना। 1 तो रहता नहीं, उसकी जगह पर इक्का रहता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कंफ्यूज कर जाओ कभी भी, तो याद रखना कि कार्डिनल बोलते किसको हैं, तो कार्ड पे जो लिखा जाता है, नंबर लिखे जाते हैं ना, इसी तरीके के नंबर लिखे होते हैं, तो इन नंबर्स को कहा जाएगा कार्डिनल एडजेक्टिव। और मल्टीप्लिकेटिव तो खुद ही जान जाते हो कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, मतलब ये किसी का मल्टीप्लिकेशन को बता रहा होता है, ठीक है, तो इतना समझ जाते हो आप। ऑर्डिनल देख लो क्या है, ऑर्डिनल आपका ऑर्डर को बता रहा होता है, ऑर्डर को, है ना, क्रम को, जिसको क्रम बोलते हैं हिंदी में, क्रम को बताता है ऑर्डिनल। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मान लिया जाए एक रो में 10 बच्चे बैठे हैं इस तरह करके, तो हम क्या बताते हैं कि फर्स्ट बच्चा, सेकेंड बच्चा, ऐसे करके, मतलब उस सीरीज़ के क्रम को बता रहा होता है ये, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखोगे, बस कन्फ्यूजन होता है ऑर्डिनल और कार्डिनल को कैसे याद रखें। तो किसी एक को याद रख लो, दूसरा खुद ही याद हो जाना है। तो मैं बता दिया कि कार्डिनल को कैसे याद रखोगे, कि कार्ड्स में आपका जो अंकित होते हैं, जो नंबर अंकित होते हैं, वो 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा होता है, तो इन सारे नंबर्स को कार्डिनल बोलेंगे। बाकी कन्फ्यूजन बच जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट और लास्ट, ये सारे वर्ड्स को ऑर्डिनल बोल देंगे, ठीक है। अब जरा देख लो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट, देखो एक एक करके। ये जो ऑर्डिनल होता है ये विच वन का रिप्लाई होता है, ध्यान देना। ये जो ऑर्डिनल होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये किसका रिप्लाई होता है, विच वन का रिप्लाई देता है, ठीक। और यहाँ पर आ जाते हैं कार्डिनल के ऊपर, तो कार्डिनल देता है रिप्लाई किसका, हाउ मेनी का रिप्लाई देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखने की कोशिश करना कि ऑर्डिनल जो होता है ये विच वन का रिप्लाई होता है, और कार्डिनल होता है हाउ मेनी का रिप्लाई। अब जरा देखो, ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं ये ऑर्डर और रैंक को बताता है, सेकंड कॉन्सेप्ट इसके पीछे। थर्ड है देखो आपका कि यह सिंगुलर को बताता है, मतलब इसके बाद प्लूरल नाउन नहीं आते, सिंगुलर नाउन ही आते हैं। किसके बाद, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके जितने भी वर्ड्स होते हैं, इसके बाद कभी भी प्लूरल नाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब कार्डिनल की बात करने तो अगर 1 है तो जाहिर सी बात है 1 के बाद सिंगुलर ही होगा, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर मेंशन रहे तो उसके बाद आपको प्लूरल ही देखने को मिलेगा, है ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है देख लो कि यह किसी डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा ही, है ना। तो एडजेक्टिव है और किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये किसी डेफिनेट नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा, इसलिए इन सारे वर्ड्स के पहले हम किसी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और वो डेफिनेट आर्टिकल कौन होता है? द होता है, ठीक है। तो द को ही बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो किसी भी डेफिनेट नाउन के पहले अगर ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं तो या तो फिर इसको ऐसे समझो कि किसी भी नाउन के पहले ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना है कि ये किसी डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और उसके पहले द लगाते ही लगाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर फर्स्ट के पहले द का यूज़ करते हैं, सेकंड के पहले द का यूज़ करते हैं, है ना, एडजेक्टिव वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो सर क्यों यूज़ करते हैं? तो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसी डेफिनेट नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। एक चीज़ और भी ध्यान में रखना आपको कि किसी, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया किसी राजा के नाम के पहले द ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, देख लो, यहाँ बाद होगा, ठीक है, यहाँ पे बाद होगा, मैं करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में, कि किसी राजा के नाम के बाद द प्लस ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं। वैसे भी ये सारे वर्ड्स के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो द तो यहाँ होगा ही। और क्या करते हैं, किसी राजा के नाम के बाद द का प्रयोग करते हैं, और वो भी ऑर्डर का अगर बता रहा होता है तो, कोई एक राजा है अगर मान लिया जाए तो उसके नाम के बाद हम लोग नहीं यूज़ करते इसको, मतलब उसके क्रम के, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अकबर फर्स्ट, अकबर सेकंड, ऐसे करके, है ना। तो क्योंकि कोई और भी व्यक्ति आए थे जिनको अकबर के नाम से जाना गया, है ना, कोई सेकंड व्यक्ति ऐसे आए थे जिसको अकबर के नाम से भी जाना जाने लगा था, तो अकबर द सेकंड कहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहा है कि किसी राजा के नाम के बाद, किसी राजा के नाम के बाद द प्लस ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये सारे जितने वर्ड्स हैं इसको हम किसी नाउन के पहले ही लिखते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अब ज़रा देख लो, कार्डिनल के बारे में जान लो क्या है। ये तो 1, 2, 3 वाले वर्ड्स को कहते हैं कार्डिनल, जो कार्ड्स पे अंकित होते हैं, और ये हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, 1 को छोड़कर सभी प्लूरल को ही बताते हैं, ये भी क्लियर है ना। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 मैंगोज़ ऐसे करके लिखेंगे, तो मैंगोज़ यानी प्लूरल में आने वाला है। फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब भी कार्डिनल को नाउन के बाद लिखा जाता है तो वह ऑर्डिनल हो जाता है। अब यहाँ पर इसको समझना, इसके बेस्ट पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स को भी ले आऊँ, आप अच्छे से समझ जाओगे क्या इसका मतलब है। यहाँ पर बोला है कि किसी नाउन के बाद अगर हम कार्डिनल को लिखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाता है क्या, कि ये ऑर्डिनल के जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। और मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे वर्ड्स को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। और इनका क्रम जो होता है OCM, ऐसे याद करके रखना है ना, OCM मतलब ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तीनों अगर मिक्स करके दे दे किसी सेंटेंस में आगे पीछे करके, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले ऑर्डिनल को लिखेंगे यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले को, कार्डिनल उसके बाद आएगा मतलब 1, 2, 3 वाले को, और फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे वर्ड्स को, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट थे इसके पीछे। अब हम लोग वापिस चलते हैं कहाँ पे, वापिस चलते हैं क्वेश्चंस पे। देख लो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोला क्या, पहले आप सेकंड नंबर को ट्राई करो, सेकंड नंबर को बताना है आंसर। मैं पहले सेकंड नंबर को डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि गरिमा स्टडीज़ इन द, अब एक एक करके हम लोग लास्ट से देखते जाते हैं कि क्यों, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। यहाँ पर हम लोग ई नंबर ऑप्शन को देखते हैं, 5 सेमेस्टर। यहाँ पर है कि गरिमा स्टडीज़ इन द 5 सेमेस्टर, अगर ये वाला हम यहाँ पर फिल कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होगा ये आप मुझे बताओगे। देखो यहाँ अगर 5 सेमेस्टर लिखते हैं तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, पहली बात कि 5 है और 5 एक क्या है, कार्डिनल नंबर है ना, कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल के बाद हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन आता ही आता है ना, 1 को छोड़ करके। अब 5 है तो 5 किसी प्लूरल नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पर प्लूरल तो है नहीं, तो ये गलत हो जाना है ना। फिर देखते हैं डी नंबर ऑप्शन को, 5th सेमेस्टर से। अब यहाँ पर 5th है
और फिफ्थ को मैंने बताया क्या कि ये ऑर्डिनल होते हैं। तो ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे वर्ड्स को कहते हैं ऑर्डिनल। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? किसी सिंगुलर नाउन को डिस्क्राइब करता है, ना कि प्लूरल को। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लूरल आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो फिफ्थ सेमेस्टर्स ये भी गलत है। क्यों गलत है ये समझ गए। अब यहाँ पर बोलेंगे कि 5 सेमेस्टर्स। अब यहाँ बोले थे ना कि प्लूरल आएगा तो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है तो बताओ करेक्ट है कि नहीं। नहीं जी, ये भी गलत है। क्यों गलत है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि गरिमा स्टडीज़ इन द 5 सेमेस्टर्स। अब ये भी गलत है। क्यों? 5 के बाद तो प्लूरल है, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली ये गलत हो जाएगा। कैसे? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कोई भी इंसान 5 सेमेस्टर्स में नहीं पढ़ सकता ना, किसी एक सेमेस्टर में पढ़ रहा होगा। मान लिया जाए 5 सेमेस्टर हैं इस तरह से आपके, तो कोई भी एक ही सेमेस्टर में पढ़ेगा या फिर सारे सेमेस्टर में पढ़ेगा? तो किसी एक सेमेस्टर में पढ़ेगा। और किसी सिंगल की बात कह रहा है यहाँ पर, तो किसी सिंगल यानी सिंगुलर को। तो सिंगुलर को कौन शो करता है? ऑर्डिनल शो करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाले वर्ड करते हैं सिंगुलर को। और 5 है यहाँ पर, 4 है, 3 है, 2 है, तो ये सारे प्लूरल को शो तो करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान एक ही सेमेस्टर में एक बार पढ़ सकता है, इसलिए ये लॉजिकली गलत हो जाएगा आपका। समझ गए? तो ये भी गलत है। अब जरा बात करते हैं बी नंबर का, फिफ्थ सेमेस्टर। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है आपका। क्यों करेक्ट है देख लो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर द आया है, द आया है, और फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, ये सारे जितने वर्ड्स होते हैं इसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए ये करेक्ट है। फिर फिफ्थ के बाद आपका सेमेस्टर आया है, सेमेस्टर, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। तो हमने पहले भी आपको देख चुके हैं हम लोग। क्या देखे हैं कि फिफ्थ है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सारे वर्ड के बाद सिंगुलर आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो चलिए ये भी आपका करेक्ट हो गया। फिर फर्स्ट नंबर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेमेस्टर 5। अब ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कॉन्सेप्ट में नीचे ही अभी देखे हम लोग, कि अगर हम किसी नाउन के बाद किसी, ये क्या है, 5 कार्डिनल है, किसी कार्डिनल नंबर को अगर यूज़ करें तो इसका मतलब हो जाता है क्या, ऑर्डिनल की तरह काम करेगा। तो ये बिल्कुल क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, देख लो। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग कि गरिमा स्टडीज़ इन द सेमेस्टर 5। अब ये नाउन है आपका, सेमेस्टर 5 है आपका क्या, कार्डिनल नंबर। और अगर नाउन के बाद हम लोग किसी कार्डिनल को यूज़ करते हैं तो ये ऑर्डिनल की तरह काम करने लगता है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और ये भी है आपका फिफ्थ सेमेस्टर, ये भी करेक्ट है आपका। तो ये दोनों करेक्ट थे, बाकी ये 3 गलत थे। अब आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जाओ। क्या है यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोला है फ्रॉम डे सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। थर्ड लिखेंगे या 3 लिखेंगे? तो आप कहोगे कि सर एक बार क्या करते हैं कि हम लोग थर्ड को यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो अगर आप थर्ड पुट करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड के पहले द का इस्तेमाल होना चाहिए था। अब यहाँ पर द तो दिया नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका, थर्ड नहीं होगा। दूसरे तरीके से एक चीज़ और सोचे देखो, अगर मान लिया जाए यहाँ पर द रहता, फ्रॉम डे द रहता, मान लो यहाँ पर डे के बाद द लिखा हुआ रहता, तो अगर हम थर्ड का इस्तेमाल कर देते, मान लो यहाँ द लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, और अगर थर्ड लिख देते तो भी ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ज़रा मीनिंग निकाल करके देखो कि ये जो थर्ड यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम, तो वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए कर रहे हैं, डे को या फिर सिचुएशन को। तो अगर हम यहाँ पर द थर्ड कर देते हैं, द थर्ड, तो इसका मतलब हो गया कि हम सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आखिर डे भी आपका नाउन है और सिचुएशन भी आपका नाउन है ना। तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अब यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव है थर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि फ्रॉम डे मतलब किसी दिन से, है ना, किसी दिन से, इसका मतलब निकल गया कि किसी दिन से तीसरा सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। ये इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन ये एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है, मतलब रॉन्ग मीनिंग दे रहा है। यहाँ ये नहीं बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि तीसरा दिन से सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। समझ रहे हो? तीसरा दिन से सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, ये बताना चाह रहा है, ना कि तीसरा सिचुएशन को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप कैच कर पा रहे होगे। तो यहाँ पर तीसरा बता रहा है, तो तीसरे के सेंस में तो हम लोग थर्ड ही लिखते हैं,
लेकिन फिर भी ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि इसके पहले द यहाँ पर दिया नहीं है, पहला। दूसरा ये कि मीनिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है। और डे को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर थ्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम थ्री का इस्तेमाल कर दिए तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर डे के बाद यानी नाउन के बाद अगर थ्री का इस्तेमाल कर दिए तो इसका मतलब क्या निकल जाता है कि थ्री तो सबसे पहली बात कि कार्डिनल नंबर है ना। और अगर हम किसी नाउन के बाद इसका इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे नाउन के बाद अगर थ्री लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो ऑर्डिनल की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा आपका कि फ्रॉम डे थ्री सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पा रहे एक बार मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको। सबसे पहली बात कि थर्ड क्यों गलत है। थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि इसके पहले द नहीं लगा है। एक रीज़न ये हो गया आपका। सेकंड रीज़न ये हो गया कि अगर एक कॉन्सेप्ट हम लोग ये भी देख चुके हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे जितने वर्ड्स होते हैं ये किसी नाउन के पहले लगते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पर हम थर्ड लगा देते हैं, मैं दूसरा रीज़न बता रहा हूँ। तो सिचुएशन भी आपका नाउन है जो नाउन के पहले आ रहा है, चलिए मान लेते हैं कि करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग निकाल करके देख रहे हो तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर थर्ड यहाँ हम लिखते हैं तो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है तीसरे दिन से, मतलब दिन को डिस्क्राइब करना है। और अगर दिन को डिस्क्राइब करना है तो हमें नाउन के बाद थर्ड को क्या करना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, थ्री को लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या रीज़न है आप समझ गए। ये सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, डे के बाद आपको थ्री लिखना पड़ेगा। जिसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि ये आपका तीसरा दिन का सेंस दे रहा है। डे थ्री का मतलब ही हो गया तीसरा। अब यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पर डे थ्री लिखे, ठीक है। तो इसका मतलब थ्री डे नहीं है, इसका मतलब थ्री डेज नहीं है, इसका मतलब है थर्ड डे, इसका मतलब है द थर्ड डे, ठीक है। ये है इसका मतलब। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी नाउन के बाद हम किसी कार्डिनल नंबर को लिख देते हैं तो वो ऑर्डिनल की भांति काम करने लगता है, जो इसका मीनिंग ये देता है। क्लियर है। अब जरा बात करते हैं आगे। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश किया कि थर्ड क्यों गलत है और थ्री क्यों सही है, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट और भी यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो अभी नीचे ही मैंने आपको बताया था कि किसी नाउन के बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे वर्ड्स को कब लिखते हैं, जब वो किसी राजा के नाम को बता रहा होता है। यही तो पढ़े थे। एक बार फिर मैं आपको दर्शन करवा ही देता हूँ। देख लो क्या है, ये सारे ऑर्डिनल है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये वाला पॉइंट को पढ़ो कि किसी राजा के नाम के बाद द प्लस ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नाउन के पहले ही लिखते हैं। तो मान लिया जाए यहाँ पर हम डे को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये तो राजा का नाम है नहीं, तो इसके बाद थर्ड क्यों लिखोगे, ये भी नहीं लिख सकते। दूसरी बात कि इसके पहले लिख सकते थे फ्रॉम द थर्ड डे, ऐसा लिख सकते थे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ करना है, इसलिए भी गलत हो गया और आपको थ्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ बोला है माई फ्रेंड लीव्स एट रोहिणी सेक्टर 5th। अब आप बताओ कि सेक्टर आपका क्या है, नाउन है। चलिए नाउन के बाद हम 5th का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5th क्या है आपका, 5th है ऑर्डिनल। और मैं अभी अभी बताया कि कौन से नाउन के बाद हम लोग ऑर्डिनल को लिखते हैं, जब वो किसी राजा का नाम हो। यहाँ पर ये राजा का नाम तो है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया, है ना। और दूसरी बात कि 5th के पहले यहाँ पर द लगना चाहिए था, और द का इस्तेमाल भी इस सेंटेंस में नहीं है। तो हम साफ साफ जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि माई फ्रेंड लीव्स एट रोहिणी सेक्टर 5, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं सेक्टर 5, यहाँ पर अगर सेक्टर 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 सेक्टर्स इसका मीनिंग हो गया। इसका मतलब 5 सेक्टर्स नहीं है, इसका मतलब है द 5th सेक्टर, द 5th सेक्टर। और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताया अभी आपको, है ना। क्या बताया कि जब भी नाउन के बाद अगर किसी कार्डिनल नंबर को यूज़ किया जाए तो उसका मीनिंग दे देता है ऑर्डिनल का, जो कि ये वाला मीनिंग निकलता है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, सीख रहे हो कि क्यों यहाँ पर 5th नहीं हुआ, क्यों यहाँ पर 5 हुआ। 5th इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये राजा का नाम नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर द का इस्तेमाल भी नहीं था, है ना। द का इस्तेमाल रहता तो भी गलत हो जाता क्योंकि वो किसी राजा का नाम नहीं है। देख लो नेक्स्ट, देखो आप 4th नंबर।
यहाँ बोला स्वामी विवेकानंद स्टोरी इज गिवन ऑन द पेज 3, 3 पेज या फिर पेज 3। देखो क्या एरर है यहाँ पर, यहाँ पर पेज 3 लिख सकते हैं क्या? पेज 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते पेज 3? क्योंकि पेज किसी राजा का नाम नहीं है, इसलिए इसके बाद हम किसी ऑर्डिनल एडजेक्टिव को नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? तो ये इसलिए गलत हो गया। अगर कोई राजा का नाम रहता पेज तो हम क्या कर सकते थे? 3 का इस्तेमाल आराम से कर सकते थे। फिर देखो 3 पेज लिख सकते हैं क्या? ऑन द 3 पेज नहीं लिख सकते, है ना? क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते ये बताओ। सबसे पहली बात कि द का इस्तेमाल हुआ है और 1, 2, 3 के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पहले इस्तेमाल करते हैं द का, इसलिए ये भी आपका गलत है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑन द पेज 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेज के बाद मैंने बताया कि किसी नाउन के बाद अगर किसी कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल किया जाए तो वो ऑर्डिनल का मीनिंग देता है। अब फिर से यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि लिख रहे हैं पेज 3, यहाँ पर लिख रहे हैं पेज 3, ठीक है? तो इसका मतलब 3 पेज नहीं है, इसका मतलब 3 पेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 पेज कहने का मतलब क्या है कि कार्डिनल का ही आपको सेंस बता रहा है। लेकिन मैंने बताया कि किसी नाउन के बाद अगर किसी कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करें तो वो ऑर्डिनल की भांति काम करता है। तो ऑर्डिनल कहने का क्या मतलब हुआ कि पेज 3 का मतलब हो गया द पेज, द 3rd पेज। इसका मतलब क्या हुआ? 3rd पेज, ठीक है? तो ये हुआ इसका मीनिंग। क्लियर है बिल्कुल? इसलिए आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर ये करेक्ट है, बाकी वो दोनों गलत थे। एक और ऑप्शन मान लिया जाए, यहाँ पर रहता द 3rd पेज, द 3rd पेज, यहाँ पर पेज 3rd था जो कि गलत था, क्योंकि यहाँ ये नाउन के बाद कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी राजा का नाम हो। लेकिन यहाँ पर ऑन द 3rd पेज कह सकते थे, है ना? क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले हम लोग 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इन जनरल हम लोग नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं कौन से एडजेक्टिव को? ऑर्डिनल एडजेक्टिव को, ठीक है? और ऑर्डिनल एडजेक्टिव को हम लोग हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक केस में बाद में इस्तेमाल करते हैं नाउन के, जब वो किसी राजा का नाम हो। तो मैं बार बार रिपीट कर दिया, आप समझ गए होंगे, याद भी होता चला जा रहा होगा। अभी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर। यहाँ बोला आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, 5th आवर और फिर 5 आवर्स। तो सबसे पहली बात कि 5th का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर द का इस्तेमाल दिया नहीं है। अगर द का इस्तेमाल यहाँ पर होता भी सेंटेंस में, यहाँ पर कहीं होता आई हैव बीन वेटिंग फॉर द 5th आवर्स, तो ये आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवर्स जो है ये प्लूरल है और हम जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे वर्ड के बाद हम लोग प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करते, सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? 5 आवर्स होगा और 5 के बाद कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है और यहाँ पर है भी। इतना समझ गए? अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी गॉट स्टक इन द लिफ्ट ऑन द 6th फ्लोर और फिर 6th फ्लोर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा आपका? 6th फ्लोर होगा। क्यों? क्योंकि 6th के पहले ही द लगेगा, ना कि 6th के पहले, है ना? तो 6th आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ आप समझने की कोशिश करना, एक और भी कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था? फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? यही सारे एग्जाम्पल्स में देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाले जितने भी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे जितने भी हैं, ये किस चीज़ को रिप्लाई देता है? ये देता है विच वन का। किसका? विच वन का रिप्लाई देता है। मतलब विच वन का मतलब क्या हुआ? कौन सा, कौन सा का रिप्लाई देता है। और जो आपके बच गए कौन सा? कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं ये रिप्लाई देता है किसी को, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारे जो वर्ड हैं ये देता है हाउ मेनी का रिप्लाई, हाउ मेनी का रिप्लाई। अब सेंस निकाल करके इन सभी ऑप्शन क्वेश्चंस में देखो, यहाँ बोला है माय फ्रेंड लिव्स एट रोहिणी सेक्टर। तो कितने रोहिणी सेक्टर में रहता है या फिर कौन सा रोहिणी सेक्टर में रहता है, किसका रिप्लाई मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है कि विच सेक्टर, है ना? कौन सा रोहिणी सेक्टर में रहता है। इसलिए हम लोग 5th का इस्तेमाल किए, ना कि 5th नहीं 5 का, ठीक है? और 5 का मतलब समझ रहे हो कि ये नाउन के बाद आया है।
और वो देता है कार्डिनल का, ऑर्डिनल का ही मीनिंग देता है। ये भी समझ गए? तो फिर से समझो, एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, क्या मैं मिस कर रहा हूँ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं अभी बताया आपको कि विच का रिप्लाई देता है कौन सा, विच का रिप्लाई देता है आपका ऑर्डिनल। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, फिफ्थ आना चाहिए था, फिफ्थ का मीनिंग आना चाहिए था ना। अब यहाँ पर फिफ्थ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों? इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि किसी नाउन के बाद हम फिफ्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ राजा को छोड़ करके, राजा के नाम को छोड़ करके। दूसरी बात, अगर हम इसके बाद नाउन के बाद अगर हम लिख देते हैं किसी कार्डिनल को, किसी कार्डिनल को, तो वापस ये मीनिंग तो ऑर्डिनल का ही देता है ना। तो वापस ये ऑर्डिनल का मीनिंग दे दिया, मतलब फिर वो विच वन का ही रिप्लाई हो जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में समझो इसको। अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच आवर से वो वेटिंग कर रहा है या फिर हाउ मेनी आवर से वो वेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हाउ मेनी आवर्स का यहाँ पर रिप्लाई मिल रहा है, हाउ मेनी का, है ना। और हाउ मेनी किसका रिप्लाई होता है, ये होता है कार्डिनल एडजेक्टिव का। तो कार्डिनल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, है ना, तो 5 लिखेंगे। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हाउ मेनी और विच का रिप्लाई कौन देता है। तो हमेशा के लिए याद रखना कि विच वन का रिप्लाई कौन देता है, ऑर्डिनल देता है, और कार्डिनल जो है वो देता है हाउ मेनी का रिप्लाई। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। और ये सारे कहाँ काम आने वाले हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है आपके क्लोज टेस्ट में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है 6 तक। तो यहाँ पर 6 को भी देख लो इसी कॉन्सेप्ट से एक बार कि कौन सा फ्लोर पर वो स्टक हो गई या फिर हाउ मेनी फ्लोर पर वो स्टक हो गई। तो जाहिर सी बात है कि वो कौन सा का रिप्लाई मिल रहा है, तो कौन सा का रिप्लाई मिल रहा है तो हम लोग किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, ना कि 6 को। क्लियर है? अब जरा बात करते हैं, देखो 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ बोला है इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब क्या एरर है यहाँ पर देख लो, सब कुछ तो बिल्कुल करेक्ट है, फिर गलत क्या है। यहाँ पर गलत ये है कि 7th जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो समझ गए कि यहाँ पर द का इस्तेमाल होना चाहिए था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। यहाँ बोला आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एसएससी का क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है ये। अब यहाँ पर पूछा है तो देख लो इसमें बी वाले पार्ट में यहाँ पर पहले 2 को लिखा है फिर फर्स्ट को लिखा है, जो कि गलत है। कॉन्सेप्ट में आप क्या पढ़े हैं, आप कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि पहले होना चाहिए था किसको, पहले होना चाहिए था ऑर्डिनल को और बाद में होना चाहिए था कार्डिनल को। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके पीछे के लॉजिक आपको समझाना चाहता हूँ। भले ही मैं लॉजिक ना समझाऊँ फिर भी आपके लिए एनफ है इतना पढ़ना, लेकिन लॉजिक मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि एक टीचर का काम है कि उसको बताए कि आखिर क्यों ये गलत है, क्यों नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों अराइज होता है और ऐसे क्वेश्चंस क्यों अराइज होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के वक्त, ठीक है। तो देखो ये इसलिए गलत है, पहला तो क्रम के हिसाब से गलत है, और क्रम भी वैसा क्यों सजाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, फर्स्ट जो है ये वैसे नाउन को डिस्क्राइब करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो सिंगुलर नाउन हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है सिंगुलर नहीं, क्या दिया है, प्लूरल दे रखा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। समझ रहे हो बात को। और 2 है तो 2 के बाद आपका प्लूरल ही आएगा, तो जाहिर सी बात है कि या तो 2 को यहाँ कर दो या फिर उसको हटा करके फर्स्ट को ही 2 के पहले कर दो। समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए यहाँ पर होगा आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यहाँ होगा आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। बिल्कुल क्लियर है। अब जरा देखो 9th नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर बोला है द लास्ट, यहाँ पर बोला द 2 लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबली प्रिंटेड। यहाँ पर देखो 2 है और लास्ट है, क्या एरर है ये बताओ। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर कॉलम्स है प्लूरल, तो प्लूरल को कौन डिस्क्राइब करेगा, कार्डिनल ऑर्डिनल। जाहिर सी बात है कि वो कार्डिनल ही डिस्क्राइब करेगा, तो इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्डिनल को, यानी 2 को। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका सीक्वेंस भी क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है कि पहले आप लिखो किसको, ऑर्डिनल को, बाद में लिखो कार्डिनल को। क्लियर है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप सीख गए कि क्यों गलत है। फिर देखो 10th नंबर बोला है इंडिया गॉट फ्रीडम,
इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ। अब ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैं बताया कि हमेशा जो है फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, वन, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे जो वर्ड होते हैं वो नाउन के पहले यूज होते हैं, लेकिन राजा के नाम के बाद यूज होता है। लेकिन उसके बावजूद भी गलत है। राजा का नाम तो दिया है, हर एक नाउन के पहले यूज होता है ये वाला वर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे वाले वर्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, लेकिन सिर्फ राजा के नाम के बाद यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जॉर्ज का नाम तो दिए हैं, किंग का नाम, इसके बाद हम लोग फिफ्थ को तो लिखे हैं, फिर भी ये गलत क्यों है? बताओ, कोई दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि इसके पहले द का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। समझ गए? क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज द फिफ्थ, ऐसे कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार फिर से क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक शांति दिमाग से देखने की कोशिश करना और ट्राई करना, खुद से पीडीएफ को ले करके देखना, हो सकता है प्रिंट आउट निकाल करके रखना और सोचने की कोशिश करना कि क्या मुझे समझ में आए कॉन्सेप्ट या नहीं। ठीक, और याद हुए या नहीं, ये सोचना है आपको। अब देख लो, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे वर्ड्स को। ये विच वन का रिप्लाई होता है, ये ऑर्डर या रैंक को बता रहा होता है, ये किसी सिंगुलर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। दूसरी बात, इसके पहले इसलिए द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सारे जितने भी एडजेक्टिव होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये किसी डेफिनेट नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल इसके पहले करना जरूरी होता है। और यहाँ पर बोला है किसी राजा के नाम के पहले नहीं, यहाँ पर बाद होगा, के बाद द प्लस ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज हमेशा ही नाउन के पहले ही लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कार्डिनल के केस में नहीं है। कार्डिनल के केस में है कि हम लोग यूज कर सकते हैं कब? नाउन के बाद हम लोग कार्डिनल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर हम लोग किसी नाउन के बाद यूज़ करते हैं किसी कार्डिनल को, तो उसका मीनिंग हो जाता है, वो मीनिंग दे देता है किसका? ऑर्डिनल का मीनिंग ही देता है। ठीक है, तो यही है, देख लो फिर से। कार्डिनल किसको कहते हैं? जो कार्ड पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 ये सब, ये हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, ना कि विच वन का। फिर वन को छोड़ करके ये सभी प्लूरल को ही बताता है। दूसरी बात कि जब भी कार्डिनल को हम नाउन के बाद लिखते हैं तो उसका मीनिंग देता है किसका? ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मीनिंग देता है। फिर मल्टीप्लिकेटिव, ये सारे वर्ड्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव के बेस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, है ना। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ऑर्डिनल और कार्डिनल के बेसिस पर पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा तो क्रम को लेकर के पूछेगा, ऑर्डर को लेकर के पूछेगा, सीक्वेंस को लेकर के। और सीक्वेंस में आपको पहले ऑर्डिनल को रखना है, फिर कार्डिनल को, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव को। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखो आज मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वापस वीडियो को देखना 1-2 बार। ठीक है, और अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप, जाहिर सी बात है, ऑप्शन तो आपको मिला हुआ है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। देख लो, क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। यहाँ पर बोला है कि गोल्ड इज़ कॉस्टलियर दैन एनी मेटल, ये बिल्कुल गलत है, आपको बताना है कि क्या एरर है। फिर है नो मेटल इज़ कॉस्टलियर दैन गोल्ड, ये भी गलत है, ये भी आप मुझे बताओ कि आखिर क्यों गलत है। फिर है डायमंड इज़ कॉस्टलियर दैन एनी अदर मेटल, ये भी गलत है। फिर बोला है गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स, ये भी गलत है, इसका भी मुझे बताओ कि क्या इसमें करेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट आपका गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिया हूँ, तो इसमें भी आप गलती ढूंढो और बताओ। फिर आपका राजू इज़ द लेजीएस्ट ऑफ ऑल हीज अदर ब्रदर्स, ये भी बताओ, मीनिंग गलत है यहाँ पर। फिर है देखो यहाँ बोला है रानी डांसेस बेटर देन एनीबडी, ये भी गलत है। फिर बोला नो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज़ एज लॉन्ग लास्टिंग एज द सन, ये भी गलत है। फिर बोला द एलिफेंट इज़ बिगर एंड हेवियर दैन एनी एनिमल फाउंड ऑन आवर प्लेनेट, ये भी गलत है। आपको बताने हैं कि क्या सही आंसर्स होने चाहिए। अब ज़रा बात करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? देखो, इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब भी कंपैरिजन हम करते हैं उसी के ग्रुप से, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को जब हम उसी के ग्रुप से कंपेयर करते हैं, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अब ज़रा देखो, अगर आप इसको नहीं सीखते हो, फर्स्ट और सेकंड नंबर को नहीं सीखते, थर्ड नंबर को, ये सारे को नहीं सीखते हो अभी, तो भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन इसका मैं लॉजिक और इसका मीनिंग मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसको पढ़ लो सिर्फ, और आज ही मैं सब कुछ बता दूंगा आपको जब एग्जाम्पल को डील करूँगा। ठीक है, पहले देखो,
इसका मतलब है कि अदर जो है एक्सक्लूजन को बताता है, मतलब किसी एक ग्रुप से किसी एक व्यक्ति को बाहर रखने की बात कही जाए, एक्सक्लूड करने की बात कही जाए, तब हम अदर का इस्तेमाल करते हैं। यही बोल रहा है कि अदर एक्सक्लूजन को बता रहा होता है, मतलब बाहर रखने को बता रहा होता है, और इसका यूज़ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। फिर है ऑफ ऑल जहाँ भी रहे तो इसका मतलब होता है इंक्लूजन, मतलब उस व्यक्ति को हम इसके ग्रुप में ही रखते हैं, इसको बाहर नहीं रख सकते, तब ऑफ ऑल का इस्तेमाल होता है। इसका यूज़ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। एनी का मतलब ऑल होता है, ये भी समझ लो, ठीक है। एनी का मतलब ऑल होता है, मतलब ये ऑल को ही रेफ़र कर रहा होता है। तो बस एक इंट्रो की तरह इन तीनों को ध्यान दो। बाकी क्या है कि अगर नहीं भी इसका मीनिंग अभी समझ में आ रहा तो मैं सबको समझाऊंगा। वैसे अगर नहीं भी समझोगे तो भी आप आसानी से एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट को सीख करके आप आराम से लगा सकते हो, मतलब आप एरर पकड़ पाओगे वहाँ पर, ठीक है। फिर भी मैं इसके पीछे के लॉजिक बताऊंगा बहुत कुछ। देखो फिर यहाँ पर क्या बोला है, हम एक्सक्लूड करने के लिए आ तो अदर का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कि अदर का मतलब एक्सक्लूजन ही होता है। आप फिर एल्स का भी इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूड करने के लिए। किसी ग्रुप से किसी व्यक्ति को अगर हमें बाहर रखना हो, किसी वस्तु को बाहर रखना हो उसके ग्रुप से, तो आ तो हम लोग अदर का इस्तेमाल करेंगे या फिर एल्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में बोल रहा है कि अदर को नाउन के साथ यूज़ करते हैं, अदर को हम लोग नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और ये वाला जो एल्स है इसका इस्तेमाल हम किसी प्रोनाउन के पहले करते हैं या फिर प्रोनाउन के साथ करते हैं, ठीक है। पहले नहीं, मतलब बाद में करते हैं अक्सर। तो यहाँ तक समझ गए। फिर एक कॉन्सेप्ट आपका बच जाता है यहाँ पर, देखो कि अदर, रादर, एल्स, दैन, ये चारों जो वर्ड्स हैं ना, ये हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं करते। अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है और उसके साथ अदर, रादर, एल्स, दैन है, तो सीधी बात है कि आप जाते ही उसको देखते ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ काट देना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, ना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको सीखने थे। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डील करता हूँ और बताता हूँ। देखो यहाँ क्या बोला है, ज़रा देखो। यहाँ बोला है कि गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब यहाँ पर क्या है, दिक्कत क्या है, ये ज़रा देखो। यहाँ दिक्कत है कि गोल्ड आपका एक मेटल है, ठीक, मेटल है ना। अब गोल्ड जो है एक मेटल ग्रुप का ही एक सदस्य है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब भी आपको किसी वस्तु या व्यक्ति को उसके ग्रुप से ही क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो हम उसे उस ग्रुप से बाहर रखते हैं। ध्यान से समझना, जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु को हम उसके ग्रुप से कंपेयर करते हैं तब उसे हम उस ग्रुप से बाहर रखते हैं, और उसके लिए हम लोग अदर का इस्तेमाल करते हैं। अभी पढ़े, अदर का इस्तेमाल हम लोग एक्सक्लूड करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब यूज करते हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है, तो फिर क्या करोगे, गोल्ड जो है ये मेटल ग्रुप का ही है और इसको हमको क्या करना है, उसी के ग्रुप से कंपेयर भी करना है। तो जाहिर सी बात है कि कंपेयर करने के लिए इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अदर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एनी के बाद क्या लिखना पड़ेगा, एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। क्लियर है यहाँ तक? गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, एनी के बाद आपको अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अदर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि जब भी किसी एक वस्तु और व्यक्ति को उसी के ग्रुप से कंपेयर करना हो तो उसके साथ हम अदर का इस्तेमाल करेंगे। बस शॉर्ट में ये भी ध्यान में रख सकते हो। अब एक्सक्लूड की बात है और इंक्लूजन की बात है, तो वो सारा मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। फिर देख लो, फर्स्ट नंबर क्लियर यहाँ तक कि गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, यहाँ पर अदर का इस्तेमाल होगा। एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम किसी नाउन के साथ एल्स का इस्तेमाल नहीं करते। नाउन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल आपका नाउन है और इसके लिए हम लोग अदर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन के साथ हम लोग एल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पर देखो, नो मेटल इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। अब देखो गोल्ड फिर से है, गोल्ड जो है इसका जो हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, है ना, कंपेयर जो कर रहे हैं ये इसी के ग्रुप के साथ कर रहे हैं, यानी मेटल के साथ ही कर रहे हैं, और गोल्ड खुद भी अपना एक क्या है, मेटल है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग अदर का इस्तेमाल कर देंगे, जितना रूल अभी सीखे हैं। तो नो के साथ लिख दो अदर, नो अदर मेटल इज़ कॉस्टलियर दैन गोल्ड। क्लियर है, ये भी समझ गए आप लोग। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि अदर का इस्तेमाल क्यों आखिर एक्सक्लूड के सेंस में किया जाता है। एक्सक्लूड यानी उस ग्रुप से गोल्ड को बाहर क्यों रखा जाता है, आखिर है तो ये इसी ग्रुप का वस्तु है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको बाहर क्यों रख रहे हैं, अदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अदर का इस्तेमाल हम लोग एक्सक्लूड करने के लिए करते हैं। फिर एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं,
समझने की कोशिश करना इसके पीछे के लॉजिक को। देखो, मान लिया जाए ये सारे मेटल्स हैं, गोल्ड भी एक मेटल है कहीं यहाँ पर, और इसी ग्रुप का ये पार्ट है गोल्ड। अब हम इस सेंटेंस को अगर लिख रहे हैं कि गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, तो इसका मतलब हुआ कि बाकी जितने सारे मेटल हैं उससे ज़्यादा ये जो गोल्ड है वो क्या है, कॉस्टली है, ये बताना चाह रहे हैं। मान लो कि इसको एक्सक्लूड ना करके हम लोग इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि गोल्ड एक खुद भी मेटल है और खुद से भी ज़्यादा कॉस्टली है। ध्यान से समझना, क्या गोल्ड खुद से भी ज़्यादा कॉस्टली है? ऐसा तो मीनिंग नहीं बताना चाह रहे ना, बताना चाह रहे हैं कि बाकियों से ज़्यादा कॉस्टली है गोल्ड। तो गोल्ड को आप सेपरेट करके दिखाओगे कि नहीं? फिर से समझो, मान लिया जाए एक गोल्ड का एक ग्रुप है, गोल्ड का ग्रुप मतलब यानी मेटल का ग्रुप है, ये सारे मेटल हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड भी कहीं यहाँ पर है, बाकी सारे मेटल हैं यहाँ पर, और गोल्ड भी आपका एक मेटल है। अगर इसको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि गोल्ड क्या है, कॉस्टली तो है, लेकिन गोल्ड से भी कॉस्टली है। मतलब खुद से भी कॉस्टली हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि गोल्ड जो है ये बाकी मेटल से ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। खुद से आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते, ग्रुप के बाकी मेंबर से उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए इसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है लॉजिकली, और एक्सक्लूड करने के लिए हम या तो अदर का इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्स का इस्तेमाल करते हैं। और नाउन के साथ अदर का इस्तेमाल करेंगे, एल्स का प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेटल जो है नाउन है, इसलिए यहाँ पर अदर का इस्तेमाल कर दिए इसके पहले। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सेंस को पकड़ रहे होगे, ठीक है, लॉजिक को। अब यहाँ पर इसी तरीके से था कि नो के बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर का इस्तेमाल करेंगे, एल्स का इसलिए नहीं क्योंकि मेटल जो है आपका नाउन है और इसके साथ हम लोग अदर का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन रहता तो एल्स का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर है नो अदर मेटल इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। अब समझ गए कि क्या यहाँ पर बताना चाह रहा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोला है कि डायमंड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। जाहिर सी बात है कि अब दूसरा लॉजिक आपको क्या समझना है। यहाँ पर देखो, गोल्ड जो है ये मेटल ग्रुप का था, लेकिन डायमंड क्या इस मेटल ग्रुप का है? नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है साइंस के बारे में तो आप जान रहे होंगे कि डायमंड जो होता है कार्बन का एक फॉर्म होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। तो डायमंड आपका नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। तो इस ग्रुप से तो ये ऑलरेडी ही बाहर है, तो दोबारा इसको अदर लिख करके बाहर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? समझ रहे हो लॉजिक को? डायमंड जो है ये कोई मेटल तो है नहीं, इस ग्रुप का पार्ट तो है नहीं, ये तो नॉन मेटल है, तो इस मेटल के ग्रुप से तो ऑलरेडी बाहर है। अब ऑलरेडी बाहर है तो इसको अदर लिख करके क्या ज़रूरत है इसको बाहर करने की? इसलिए यहाँ पर अदर को आप ड्रॉप कर दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल। अब मैंने आपको बताया था कि अदर का इस्तेमाल हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, और ऑफ ऑल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। क्लियर है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। यहाँ पर द कॉस्टलीस्ट है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ ऑफ ऑल का इस्तेमाल करो और अदर को क्या करो, हटा दो, क्योंकि कंपैरिजन तो हम लोग यहाँ पर कर नहीं रहे, मतलब एक को दूसरे से कंपेयर तो कर नहीं रहे। अब तो फिर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, इतना तो समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो अदर को यहाँ से आपको हटा देना पड़ेगा। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है ये ज़रा सोचने की कोशिश करना। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि कॉस्टलीस्ट तो सारे मेटल्स हैं, मतलब कॉस्टलीस्ट यहाँ जितने सारे मेटल हैं सब के सब हैं, और उसमें से एक गोल्ड भी है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी सारे क्या हैं, वो सारे भी कॉस्टली हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था, इसका मीनिंग अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर अदर नहीं लिखते, तो अगर इसको हम लोग गोल्ड के अंदर रख देते हैं, मतलब मेटल के अंदर रख देते हैं गोल्ड को, तो इसका क्या मीनिंग देता है, फर्स्ट वाले का क्या मीनिंग देता है और इसका क्या मीनिंग देता है, ये समझने की कोशिश करो। इसका मीनिंग देता है कि ये मुझे नहीं पता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ देख लो, यहाँ अदर को लिखो करेक्ट करके, ठीक है, यहाँ को अदर को हटा करके लिखो, ये करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है अभी अदर को हटाने से और यहाँ अदर को इंक्लूड करने से। अब मैं मीनिंग बता रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला को देखो, इसका मीनिंग ये हुआ कि गोल्ड बाहर है ऑलरेडी। इसका मीनिंग हुआ कि सारे मेटल से ज़्यादा कॉस्टली आपका क्या है, गोल्ड है।
लेकिन ये हम नहीं बता सकते कि बाकी मेटल हैं वो कॉस्टली हैं कि नहीं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम गोल्ड को इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, गोल्ड को इंक्लूड किए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि गोल्ड तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है ही, लेकिन दूसरे मेटल भी कॉस्टली हैं। फ़र्क समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है आपको कि क्या फ़र्क है इसमें। इसमें फ़र्क ये है कि अगर इसको एक्सक्लूड किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बाकी मेटल भी कॉस्टली हैं। लेकिन अगर इसको इसमें इंक्लूड किए हैं तो इसका मतलब है कि गोल्ड तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है ही, लेकिन बाकी मेटल भी कॉस्टली हैं। ये इसका मीनिंग होता है, बस मैं आपको मीनिंग समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही चुके हो। और कॉन्सेप्ट क्या बताया अभी कि एक ग्रुप को, अगर एक वस्तु या एक व्यक्ति को उसी के ग्रुप से हम लोग कंपेयर करें तो वहाँ पर अदर का इस्तेमाल कर दिया करो। दूसरी बात मैं समझाया कि ऑफ ऑल का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और अदर का इस्तेमाल जो होता है वो होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब थर्ड में यहाँ पर देख लो, डायमंड जो है ये मेटल ग्रुप का है नहीं, तो ये ऑलरेडी ही एक्सक्लूडेड है, तो इसको अदर का इस्तेमाल यहाँ पर मत करो। फिर है यहाँ पर गोल्ड इज़ द कॉस्टलीस्ट, मतलब द कॉस्टलीस्ट है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, तो ऑफ ऑल का इस्तेमाल करो, अदर को ड्रॉप कर दो। क्लियर यहाँ तक। फिर देख लो, फिर यहाँ पर क्या है कि गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। यहाँ पर क्या है, द मोस्ट है, द मोस्ट प्रेशियस इसी के जैसा है, मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो ऑफ ऑल का इस्तेमाल करो, अदर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अदर का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। फिर है राजू इज़ द लेजिएस्ट ऑफ ऑल हीज ब्रदर्स। अब उसके ब्रदर्स का पार्ट तो है राजू, है ना, है तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर द लेजिएस्ट का इस्तेमाल हुआ, यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑफ ऑल का इस्तेमाल करो और अदर को इसी तरीके से ड्रॉप कर दो, क्योंकि अदर का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। फिर देखो 7th नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला रानी डांसेस बेटर देन एनीबडी। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, एनीबडी, तो रानी तो खुद भी एक एनीबडी का पार्ट है, एनीबडी में तो कोई भी आ सकता है, रानी भी हो सकती है, तो उसको इससे क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो या तो एक्सक्लूड करने के लिए अदर का इस्तेमाल करो, या फिर क्या करो, एल्स का इस्तेमाल करो। अब यहाँ पर एनीबडी जो है ये नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन रहता तो अदर का इस्तेमाल करते, लेकिन ये एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो इसके साथ हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा रानी डांसेस बेटर देन एनीबडी एल्स। क्लियर है, एनी एल्स बडी नहीं कर सकते, बीच में मत इसको डाल देना, ठीक है, लास्ट में इसका इस्तेमाल करना एनीबडी एल्स। तो रानी डांसेस बेटर देन एनीबडी एल्स, ये इसका आंसर होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नो सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज़ एज लॉन्ग लास्टिंग एज द सन। अब सन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इसी ग्रुप का पार्ट है, इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा या एल्स का। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये क्या बता रहा है आपका, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी प्लूरल में लिखा हुआ है, मतलब नाउन है ये, तो नाउन है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नो के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे अदर का। प्रोनाउन रहता तो हम लोग इस्तेमाल करते एल्स का। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, नो अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज़ एज लॉन्ग लास्टिंग एज द सन। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोला द एलिफेंट इज़ बिगर एंड हेवियर दैन एनी एनिमल फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। अब यहाँ पर क्या है देखो यहाँ बोला है कि एलिफेंट भी आपका एक एनिमल है, इसी ग्रुप का पार्ट है, एनिमल भी, एलिफेंट भी। अब इसको अलग करना पड़ेगा तो उस ग्रुप से, तो क्या करना पड़ेगा, अदर या फिर एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कहाँ इस्तेमाल करोगे, तो लिखोगे द एलिफेंट इज़ बिगर एंड हेवियर दैन एनी अदर एनिमल, ठीक है। एनिमल आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग अदर का इस्तेमाल किया, ना कि एल्स का। एल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन के बाद। इतना क्लियर है। तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके हो ऑलमोस्ट। एक बार मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से दोहरा देता हूँ कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। अदर जो है, इस कॉन्सेप्ट को देखो कि जब कंपैरिजन हम लोग उसी के ग्रुप से करते हैं तो क्या करते हैं, या तो अदर का इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाउन के साथ, एल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन के साथ, ठीक है। दूसरी बात, बस इतना ही जानना था आपको, जितना मैं अभी फिर से दोहरा देता हूँ कि कितना ज़रूरी था जानना। बाकी ये सारे मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, डेप्थ की बातें को बताया हूँ। क्या जानना था कि जब कंपैरिजन उसी के ग्रुप से किया जाए तो अदर का इस्तेमाल करो, जब उसके ग्रुप से ना किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अदर का इस्तेमाल या फिर एल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे डायमंड का एग्जांपल मैंने दिया था, डायमंड मेटल का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पर अदर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं था। समझ गए।
अब दूसरी बातें यहाँ पर मुझे ये समझानी थी कि ये सारे कॉन्सेप्ट को क्या, यहाँ पर देख लो ये कि अदर जो है, अदर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और ऑफ ऑल का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। और ये बताना चाहता था कि ये चारों वर्ड्स आपको जहाँ मिल जाए समझ जाना कि ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं फिर से चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बता देना चाहता हूँ एक बार जल्दी जल्दी, ताकि आप समझ पाओगे कि क्या किसके कॉन्सेप्ट हैं। रिकैप के तौर पे देख लो, यहाँ पर बोला है फ्रॉम डे, थर्ड नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नाउन के बाद हम लोग थर्ड का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो राजा का नाम हो, लेकिन यहाँ राजा का नाम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डे थ्री, ठीक है। तो डे थ्री होगा, और ये सेंस किसका देता है, थ्री डे का इस्तेमाल, थ्री डे का यहाँ पर सेंस नहीं देता, ये थर्ड डे का सेंस देता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग किसी नाउन के बाद अगर कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेंस किसका देता है, ऑर्डिनल का, इसका सेंस देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर डे के बाद हम लोग थ्री लिखेंगे, ना कि थर्ड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो गरिमा स्टडीज़ इन द सेमेस्टर 5। अब सेमेस्टर है नाउन, सेमेस्टर आपका नाउन है, और नाउन के बाद हम लोग 5 का इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 5वें सेमेस्टर में पढ़ती है। और दूसरी बात ये है कि नाउन के बाद हम लोग किसी कार्डिनल एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब निकलता क्या है कि वो 5th सेमेस्टर में ही पढ़ती है, मतलब ऑर्डिनल का सेंस देता है, जो कि सेकंड में बता रहा है 5th सेमेस्टर में पढ़ती है। तो इस तरीके से ये दोनों ही करेक्ट हैं, बाकी आपके गलत हैं। गलत क्यों है एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि 5 लिखे तो इसके बाद प्लूरल आना चाहिए था, प्लूरल आया भी है, फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि मीनिंग गलत हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी एक सेमेस्टर में पढ़ेगा, ना कि 5 सेमेस्टर में, है ना, इसलिए ये गलत है। फिर 5th के बाद आपका सिंगुलर आता है, सेमेस्टर प्लूरल है, इसलिए ये गलत हो गया। 5 के बाद आपका प्लूरल आता है, यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला है माई फ्रेंड लिव्स एट रोहिणी सेक्टर, 5th नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 5th का इस्तेमाल हम किसी राजा के नाम के बाद करते हैं, यहाँ पर ये राजा का नाम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। माई फ्रेंड लिव्स एट रोहिणी सेक्टर 5, और इसका मीनिंग क्या देता है, इसका मीनिंग ऑर्डिनल का देता है, ना कि कार्डिनल का, ठीक है। फिर यहाँ पर 4th नंबर, स्वामी विवेकानंद स्टोरी इज गिवन ऑन द पेज 3rd, 3 पेज और फिर पेज 3। तो यहाँ पर पेज 3rd आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पेज के बाद, नाउन के बाद हम लोग थर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि राजा का नाम तो है नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। 3 पेज नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 के पहले द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ये करते हैं थर्ड के पहले। तो पेज 3 लिखेंगे, मतलब नाउन के बाद कार्डिनल आया है आपका, और ये मीनिंग देता है आपका थर्ड पेज का, ये मीनिंग देता है थर्ड पेज का, समझ रहे हो, थर्ड पेज का, यानी ऑर्डिनल का सेंस देता है, इसलिए ये करेक्ट है आपका, बाकी दोनों इनकरेक्ट थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स और 5th आवर्स। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 5 होगा, क्यों? क्योंकि 5 के बाद ही प्लूरल आता है, आवर्स आपका प्लूरल है, 5th के बाद आपका सिंगुलर आता है, इसलिए ये गलत था। फिर शी गॉट स्टक इन द लिफ्ट ऑन द 6th फ्लोर और फिर 6th फ्लोर। जाहिर सी बात है कि 6th होगा, क्यों? क्योंकि नाउन के पहले हम लोग 6th का इस्तेमाल करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कि 6th फ्लोर अगर लिखते तो फ्लोर को प्लूरल में होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर किस फ्लोर में, यानी विच वन का रिप्लाई दे रहा है, किस फ्लोर में, तो विच का रिप्लाई कौन देता है, ये देता है आपका ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल कौन है इन दोनों में, 6th है, इसलिए यहाँ पर 6th होगा। और हाउ मेनी का रिप्लाई नहीं दे रहा है कि कितने फ्लोर में वो स्टक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ 6 के 6 फ्लोर में वो स्टक हो गई है, नहीं, किसी एक फ्लोर में स्टक हुई होगी, फंसी होगी, है ना। तो ये हाउ मेनी का रिप्लाई नहीं दे रहा, यहाँ पर रिप्लाई मिल रहा है विच का, इसलिए ऑर्डिनल का इस्तेमाल 6th का करेंगे और कार्डिनल 6 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये गलत है, क्यों? क्योंकि 7th के पहले द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। फिर है आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि सीक्वेंस में हम लोग जानते हैं कि पहले ऑर्डिनल को लिखा जाता है, बाद में कार्डिनल को, करेक्ट है। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट के बाद हम लोग जब भी लिखते हैं तो किसी सिंगुलर को लिखते हैं, ना कि प्लूरल को, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए ये गलत हो गया। अब ज़रा देखो, यहाँ पर मान लिया जाए रहता मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2 जो है ये प्लूरल को शो करता है, करेक्ट है। फर्स्ट जो है ये किसी सिंगुलर को डिस्क्राइब करता है, सिंगुलर नाउन को। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर अगर
द फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, मैं यहाँ गर्ल्स लिख देता हूँ, कम स्पेस में काम चल जाएगा। द फर्स्ट 2 गर्ल्स है। अब मैं बताया कि ये जो कार्डिनल है ये किसी प्लूरल को शो कर रहा है, मतलब प्लूरल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब मैंने बताया कि फर्स्ट जो है ये किसी सिंगुलर नाउन को क्या कर रहा है, करता है, डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ये 2 के पहले आया फर्स्ट, तो फर्स्ट 2 को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है ये समझने की कोशिश करना। तो इसका मतलब ये होता है कि 2-2 लड़कियों का ग्रुप है, 2-2 लड़कियों का ग्रुप है, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप हैं 2-2 लड़कियों के, उसमें से फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो है इसको बताना चाह रहे हैं द फर्स्ट 2 गर्ल्स। समझ में आई बात? द फर्स्ट 2 गर्ल्स का क्या मतलब हुआ ये समझ गए? या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर 2-2 लड़की यहाँ पर नहीं है, एक लड़की ही है, मान लो इस पूरे सीरीज में एक लड़की हैं, बहुत सारी लड़कियां, उसमें से जो फर्स्ट 2 खड़ी हैं उसके बारे में बताना चाह रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके 2 चैप्टर के बारे में बता रहा है, फर्स्ट 2 चैप्टर के बारे में। नहीं समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। देखो, द 2 लास्ट कॉलम्स ऑफ द न्यूज़पेपर आर शैबिली प्रिंटेड। इसका मतलब क्या है कि लास्ट इसके पहले होगा, क्योंकि ऑर्डिनल को हम लोग कार्डिनल से पहले लिखते हैं, ठीक। और कॉलम्स ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए 2 लिखेंगे इसके पहले, ना कि लास्ट को, क्योंकि लास्ट जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है जो किसी सिंगुलर को डिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं, देखो आगे यहाँ पर बोला है इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज 5th। ये भी गलत है, राजा के नाम के बाद तो 5th आया है जो कि करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि 5th के पहले आपका द का आना बहुत ज़रूरी था। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला है गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी मेटल। ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर गोल्ड को हम लोग उसी के मेटल के ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अदर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी किसी एक वस्तु या व्यक्ति को उसी के ग्रुप से कंपेयर करें तो वहाँ पर हम लोग अदर या एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और नाउन के साथ आपको आता है अदर, और एल्स के साथ, एल्स जो है ये हम लोग प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर एनी के बाद अदर लिख दो, ठीक है। फिर नो मेटल इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। गोल्ड फिर मेटल की बात कह रहा है, मेटल की बात कर रहा है मतलब उसी के ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अदर लिख दो। नो अदर मेटल इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड, ये करेक्ट होगा। फिर बोला डायमंड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। अब मेटल से बाहर तो डायमंड ऑलरेडी है क्योंकि ये तो उस ग्रुप का पार्ट है नहीं, अब ये ऑलरेडी उस ग्रुप से बाहर है तो अदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर गोल्ड इज़ कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। यहाँ पर बोला है कि ऑफ ऑल का भी इस्तेमाल हुआ है और अदर का इस्तेमाल हुआ है। रखना किसको है, ड्रॉप किसको करना है, तो ड्रॉप हम लोग अदर को करेंगे। क्यों? क्योंकि अदर का इस्तेमाल होता है किसी कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन यहाँ पर दिया है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हम लोग ऑफ ऑल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑफ ऑल का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। करेक्ट है। अब जरा बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर गोल्ड इज द, बोला है, देखो यहाँ बोला है गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। अब यहाँ पर ऑफ ऑल भी इस्तेमाल हुआ है, अदर का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं द मोस्ट प्रेशियस जो है ये सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है ना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ ऑल का इस्तेमाल करते हैं, अदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, इसलिए इसको अदर को हटा दो। फिर बोला है राजू इज़ द लेजिएस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। द लेजिएस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है मतलब इसके साथ ऑफ ऑल का इस्तेमाल होगा, अदर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अदर का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक। जैसे देखो ये सारे में अदर, अदर में बोल रहा था कि यहाँ अदर लगेगा, है ना, यहाँ पर अदर आएगा, और यहाँ कॉस्टलियर था, कॉस्टलियर था मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो अदर का इस्तेमाल हुआ था। फिर देखो नेक्स्ट, देखो आप लोग 7 नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, रानी डांसेस बेटर। बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, दैन का भी इस्तेमाल आया है जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। एनीबडी है, एनीबडी है जो कि एक प्रोनाउन है, और रानी भी एक एनीबडी का ही पार्ट है, मतलब सेम ग्रुप से क्या कर रहे हैं, एनीबडी में तो हर कोई आ जाता है तो रानी भी आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि रानी को उस ग्रुप से अलग करना पड़ेगा, है ना, और उसी के ग्रुप से हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो अदर या फिर एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ हम लोग अदर का इस्तेमाल नहीं एल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट होगा एल्स का इस्तेमाल। एनीबडी के बाद लगा दो एल्स। फिर नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ एज लॉन्ग लास्टिंग एज द सन। अब यहाँ पर द सन जो है ये भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये नाउन है, नाउन है तो इसको क्या करेंगे, इसी के ग्रुप से हम लोग क्या कर रहे हैं, सन को कंपेयर कर रहे हैं, तो नो के बाद यहाँ पर लगा दो अदर, ठीक है।
एल्स क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोर्स जो है, सोर्सेस जो लिखा हुआ है ये आपका प्लूरल में लिखा है, मतलब नाउन है, नाउन है, इसका मतलब है कि नाउन के पहले अदर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एल्स का। फिर द एलिफेंट इज़ बिगर एंड हेवियर देन एनी एनिमल फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एलिफेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं। अब एलिफेंट भी एक एनिमल है, मतलब सेम ग्रुप से इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, सेम ग्रुप से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप तो अदर का इस्तेमाल करो या फिर एल्स का इस्तेमाल करो। अदर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एनिमल जो है आपका, ये आपका नाउन है, ना कि प्रोनाउन। नाउन है, इसका मतलब है कि एनी के बाद यहाँ पर क्या कर दो, अदर का इस्तेमाल कर दो। क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लिए होंगे, मतलब जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में भी देख लोगे और लास्ट में थोड़ा सा स्लो मोशन में भी देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। 2 ही कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे इतने सारे कॉन्सेप्ट बताने थे, सबके पीछे के लॉजिक बताने थे कि आखिर क्यों होता है, क्यों नहीं होता है ना, अदर का इस्तेमाल क्यों होता है एक्सक्लूड करने के लिए, ऑफ ऑल को इंक्लूड करने के लिए। और हम लोग जानते हैं इंक्लूड करने की बात है तो वन वर्सेस ऑल की बात करते हैं, है ना। वन वर्सेस ऑल की बात हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल हो। अगर आपको याद है, मैंने इसी चैप्टर में ही फर्स्ट सेकंड पार्ट में ही शायद मैंने बता दिया था कि सुपरलेटिव डिग्री का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जिसमें वो खुद भी शामिल हो। समझ लो, तो शामिल का मतलब इंक्लूज है, इंक्लूजन को, है ना। इंक्लूजन का मतलब है कि अभी अभी बताया कि ऑफ ऑल का इस्तेमाल हम लोग इंक्लूजन के लिए करते हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। क्यों होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, क्यों होता है इंक्लूजन, ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख गए। सबके पीछे के कॉन्सेप्ट, सबके पीछे के जो लॉजिक होते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। नहीं समझ में आई बातें, दोबारा देखो, तिबारा देखो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, लेकिन बात को समझो, रट्टा ना मारो। रट्टा मारोगे फंस जाओगे, क्योंकि मेरे जैसा अगर कोई टीचर अगर क्वेश्चन को सेट कर देता है तो जाहिर सी बात है कि आपको फंसा के रख देगा। और अक्सर ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में होते हैं, जैसे SSC CGL के मेंस के एग्जाम में होते हैं, CPO के मेंस के एग्जाम में होता है, क्योंकि CPO अकेला एक ऐसा मुझे एग्जाम लगता है कि CGL के मेंस से ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें CPO में दिए जाते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो बहुत कुछ सिखाया और मैं थक भी गया हूँ, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा भी बोल रहा हूँ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।